जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को भाई लोगों बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज, लैंग्वेज LANGUAG ऑफ बिजनेस किसको बोला जाता है? अकाउंटिंग को। और इस लैंग्वेज में, क्योंकि ये एक थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, तो कई ऐसे शब्द अकाउंटिंग में काम में लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा माइक्रोफोन को सेट करता हूं। कई ऐसे शब्द काम में लिए जाते हैं जो हो सकता है आप और हम नॉर्मल लाइफ में काम में नहीं लेते हो, तो उनके बारे में हमें पता नहीं होता स्टार्ट में। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको उन सभी शब्दों के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे फिर हम फ्यूचर लेक्चर में इन वर्ड्स को हम काम में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का मतलब होता क्या है। तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे और एनसीईआरटी में जिस हिसाब से दिए गए हम उस हिसाब से देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो अकाउंटिंग टर्म का चैप्टर का एक हिस्सा है, उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं। और बाकी आप जिस भी बोर्ड की बुक को काम में ले रहे हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी लेखक की, जिस भी राइटर की बुक को काम में ले रहे हैं, उसमें भी लगभग लगभग सेम चीजें ही मिलेगी। तो मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा ताकि आप चीज समझ में आ सके। बाकी आप जो है फॉर्मल लैंग्वेज है वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहली जो टर्म है वो है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं। जो वीडियो थी हमारी, मैं चेंज कर लूं कलर को, ठीक है, मैं व्हाइट कर लेता हूं कलर। जो वीडियो थी हमारी सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट के रूल की और अकाउंटिंग के गोल्डन रूल की, उसमें मैंने समझाया था आपको कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन, हर एक चीज ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम मनी के टर्म में नाप सके और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में बताता हूं आपको कि जैसे आप हो, बिजनेस करने गए, बिजनेस के लिए सामान खरीदने गए आप बाजार में, ठीक है। अपने बिजनेस में, अपनी दुकान पे बेचने के लिए आपने सामान खरीदा। दुकान आपकी है, शॉप है आपकी, ठीक है। उस पे बेचने के लिए आपने सामान खरीदने के लिए गए। तो सामान खरीदने के लिए गए तो आप बैठ के गए रिक्शा, ठीक है। तो रिक्शा का किराया आपने दिया, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया। आपने रिक्शा की सर्विस ली और उसके लिए आपने किराया दिया। फिर आप जहां पे गए वहां पे जाके आपने माल खरीदा। माल यानी कि गुड्स, ठीक है। गुड्स क्या होता है मैं समझा चुका हूं पहली वीडियो में। उस वो आपको ने खरीदा और उसके लिए आपने पैसा दिया, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। वापस आते टाइम आपको मोटरसाइकिल लेनी थी सर्विस वाले के पास से अपनी, तो आपने सर्विस वाले के पास से मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल ली, उसको पैसे दिए, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। फिर आपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो हर एक चीज जिसको मनी वैल्यू में आप नाप सको और बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो एक ट्रांजेक्शन आपके लिए कहलाएगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। दूसरी जो चीज है वो देखते हैं हम, वो है असेट। असेट असेट क्या होती है? असेट का मतलब भी मैंने समझाया था कि कोई ऐसी चीज जिस पे आप खर्चा कर रहे हो और जो फ्यूचर में आपको पैसे कमा के देने की काबिलियत रखती है। जैसे मैंने समझाया था आपको एग्जांपल में फर्स्ट वीडियो में कि अगर मैं मान लो मोबाइल फोन लेके आता हूं मैं, और उससे मैं क्या करने की सोच रहा हूं, उससे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने की सोच रहा हूं जिससे कि मैं फिर अर्न करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो गई? असेट हो गई, ठीक है। मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो गई? असेट हो गई। और असेट का मैंने ये भी बताया था आपको कि असेट दो टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। सीरियल वाइज आप वीडियोस ये देखना, मैं प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा 11th एनसीईआरटी या 11th के कुछ प्लेलिस्ट के नाम से। तो आप सीरीज वाइज उस वीडियोस को सबको देखते रहना। मैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर भी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो दो टाइप के सेट होती है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म असेट और एक होती है शॉर्ट टर्म असेट। मैंने बताया था नॉर्मली लॉन्ग टर्म असेट उनको बोलते हैं जो हम 12 महीने या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। 12 मंथ या फिर उससे ज्यादा समय के लिए हम उसको काम में लेने वाले हैं, उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म असेट। और शॉर्ट टर्म यानी कि कम टाइम। लॉन्ग टर्म, टर्म का मतलब होता है समय, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लंबे समय यानी कि 12 महीने से ज्यादा काम में लेंगे, उसको लंबा माना है। भाई 12 महीने क्यों माना? देखो सबने सबने मिलकर मान लिया क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी। तो सभी एक ही मानेंगे ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम। तो सबने 12 महीने मान लिया, यानी 12 महीने से जो आगे काम में लेंगे उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म, और जो 12 महीने से कम समय के लिए काम में लेंगे उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो असेट हो गई। असेट क्या होती है? कोई भी चीज जो मॉनेटरी, जिसकी वैल्यू हो और जिससे हम आगे पैसा कमा पाए, उसके लिए हम उसको खरीद के लाए तो उसको असेट बोलेंगे। ये मैं समझा चुका हूं आराम से, ओके, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और उसके बाद में जो हमारा अगला है वो है लाइबिलिटीज का। असेट के बाद में लाइबिलिटीज आती है। तीसरा जो आता है LIABLITIES, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज असेट से जस्ट उल्टा है। असेट अगर इधर है तो ये इसका एकदम उल्टा है। असेट का मतलब हो गया कि कोई चीज जिससे हम पैसा कमा पाए, जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे पाए, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि हमें किसी को कुछ देना है, हमारा एक उत्तरदायित्व बन गया। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं आपको कि मैं गया दुकान पे कुछ खरीदने के लिए, पड़ोसी की दुकान पे, ठीक है। पड़ोसी की दुकान पे मैं खरीदने के लिए कुछ गया। अब मैं गया, मैंने बोला भैया दे दो, चलो मेरे को एक कप थम्स अप दे दो, थम्स अप, ठीक है, दे दी उसने। अब मैंने जेब में देखा, भाई पैसे तो मेरे गिर गए। मैं जेब में हाथ डाला, पैसे मेरे गिर गए। तो मैंने बोला देखो अंकल, पैसे तो मेरे पास है नहीं, पैसे मेरे गिर गए। तो अंकल थे जानकार, तो अंकल बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना। तो मैंने उधार में उनके पास से वो चीज़ खरीद ली।
अब मैंने जब उधार में खरीदी तो अब मेरी लाइबिलिटी क्या बन गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी क्या बन गई कि मैं उनको वो पैसे चुकाऊं वापस। तो वो हो गई अब मेरी लाइबिलिटी, यानी मुझे भाई पड़ोस वाले अंकल को पैसे चुकाने हैं, तो अब वो मेरी लाइबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, जब तक मैं नहीं चुकाऊंगा तब तक वो मेरी लाइबिलिटी में शो करेगी कि भाई मुझे चुकाने चुकाने चुकाने। तो वो मेरा एक कर्तव्य होगा, उत्तरदायित्व होगा, यानी कि फ्यूचर में मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, लाइबिलिटी समझ गए क्या होगा, यानी वो बोझ हो गया एक टाइप का आप पे कि आपको किसी के पैसे चुकाने हैं, आपको किसी का कुछ देना है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज बहुत टाइप की होती है, हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। असेट की जस्ट उल्टी होती है। असेट का मतलब तो हमारे लिए कोई संपत्ति है, हमारे लिए कोई असेट है, कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास में जिसको हम काम में लेके पैसा कमाएंगे, या फिर असेट में, शॉर्ट टर्म असेट में होता है एक डेटर, यानी जैसे ये अंकल थे, अंकल ने हमको उधार दी थम्स अप, तो हमारे लिए तो भाई लाइबिलिटी बन गई कि हमको अंकल को, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, हमारे लिए तो ये लाइबिलिटी बन गई कि हमें अंकल को पैसे वापस देने थम्स अप के। लेकिन अंकल के लिए बन गई असेट, अंकल के लिए बन गई असेट क्या, कि अंकल को हमसे पैसे लेने हैं, तो अंकल ध्यान रखेंगे भाई हाँ इसके पास मेरे पैसे हैं, इसके पास मेरे पैसे लेने हैं, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, तो हम तो बन गए अंकल के लिए असेट और अंकल बन गए हमारे लिए लाइबिलिटी। समझ गए, इस तरीके से आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो असेट लाइबिलिटी समझो। लाइबिलिटी तो होती है हम पे बोझ, बिजनेस पे बोझ होती है, और असेट होती है हमारी संपत्ति, हमारे को खुश खुश होने वाली चीज है असेट, और लाइबिलिटी है दुखी होने वाली चीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे है भैया अगली जो चीज है, कितने नंबर पे आ चुके थे अपन, 3 नंबर पे। 4 नंबर पे जो है वो है अपनी कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का मतलब है कि कोई भी बिजनेस अगर कोई आदमी चालू करता है, बिजनेस को स्टार्ट जब हम करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें उस कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, और बाकी कोई हमारे पास में अगर असेट पड़ी है तो वो लगानी पड़ती है। तो पैसा ही मान लो कि पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी या फिर बनवानी पड़ेगी। ठीक है, सामान लाना पड़ेगा, फर्नीचर वर्नीचर लेके आना पड़ेगा, और माल खरीदना पड़ेगा, गुड्स गुड्स खरीदना पड़ेगा, तो उन सब के लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस में। और वो कौन लगाएगा, जो स्टार्ट करेगा। भाई आज की डेट में अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं स्टार्ट में ही पैसा लगा दूंगा ना अपना, और उसके बाद में मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, उसके बाद में मुझे सेल होगी, प्रॉफिट होगा, क्या होगा वो सब बाद की बात है। तो जो स्टार्ट में मैं पैसा लगाऊंगा बिजनेस स्टार्ट करने के, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल वो बोलते हैं जो कि स्टार्ट में मालिक जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो उसमें पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। सिंपलेस्ट चीज है, इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अगली चीज देखते हैं कितने नंबर की, 5 नंबर की। वो आ गया अपना, अगली टर्म जो आएगी वो आएगी सेल्स। सेल्स मैं समझा चुका हूं पहले। जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं, उस चीज को जब हम बेचते हैं ग्राहकों को, तो उसको बोलते हैं सेल। जैसे मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरी मोबाइल की दुकान है, और मैं मोबाइल खरीद के लाया। ठीक है, और फिर कोई आया मेरे पास में कस्टमर, उसने मोबाइल फोन मेरे से मांगा, मैंने उसको बेच दिया। तो जैसे मैंने उसको मोबाइल बेचा, वो मेरी हो गई सेल। क्या हो गई, सेल। तो जिस चीज में मैं बिजनेस करता हूं वो बेचूंगा तभी उसको सेल बोलेंगे, और कोई चीज बेचूंगा तो सेल नहीं बोलेंगे। जैसे मैं मोबाइल की दुकान है, ठीक है, वापस से वही मोबाइल की दुकान है मेरी, मैं मोबाइल खरीद के लाया। अगर कोई मेरे पास मोबाइल खरीदने आता है तब तो मैं उसको बोलूंगा सेल। लेकिन मान लो मेरा काउंटर था, मोबाइल की दुकान है मेरी, लेकिन उस दुकान पे मैंने काउंटर रखा हुआ था, एक काउंटर मेरा पुराना हो गया, तो मैंने सोचा इसको बेच देता हूँ, नया काउंटर लेकर आता हूँ, जिससे लोगों को और अच्छी दुकान लगी तो और ज्यादा लोग मेरे पास खींचे हुए आएंगे। तो मैंने उस काउंटर को बेचा, यानी काउंटर मेरा फर्नीचर था। ठीक है, अब इसको अगर बेचूंगा तो क्या ये मेरी सेल होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैं फर्नीचर का बिजनेस नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूं मोबाइल का। तो मोबाइल बेचूंगा उसी को सेल कहा जाएगा, काउंटर या फिर और कुछ बेचूंगा उसको सेल नहीं कहा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिसका बिजनेस करते हैं हम उस चीज को बेचेंगे तो ही सेल कहलाएगी, बाकी कोई चीज सेल नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं रेवेन्यू। 5 नंबर की सेल हो गई, 6 नंबर की हो गई हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू का मतलब हो गया कमाई, आमदनी। आमदनी, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे पास पैसा आता हो, जैसे कि सेल। मैंने आपको सबसे पहले सेल बताया, सेल भी रेवेन्यू का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब रेवेन्यू का एक पार्ट है सेल। और उसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मान लो बैंक इंटरेस्ट, आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, आपको पता है बैंक में पैसे हम जमा कराते हैं ना, तो लास्ट में बैंक हमको ब्याज देता है, ब्याज, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो भी हो गई रेवेन्यू। ठीक है, उसके अलावा कमीशन हो गया, कि भाई मैं मान लो कमीशन पे भी काम करता हूँ। कोई मेरी मोबाइल की दुकान है, दूसरे मोबाइल वाले ने मुझे बोला कि भाई इस मॉडल का मोबाइल तुम्हारे पास में है क्या, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है यार। तो उसने कहा कि यार तुम्हारे पास इस मॉडल का कोई भी मोबाइल खरीदने अगर आए तो तुम उसको मेरी दुकान में भेज देना, मेरी जितनी बिक्री होगी उसमें से फिर तुम थोड़ा सा कमीशन तुमको दे दूंगा। ठीक है, तो वो मेरी कमाई हो गई, तो वो भी मेरी रेवेन्यू हो गई। तो रेवेन्यू वो जिससे पैसा आए, बिजनेस में पैसा आए। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, हो गई बात। अच्छा, 7 नंबर पे चलते हैं। ये चीजें हम सारी देखेंगे जब इंट्रीज हम करेंगे आगे, इंट्रीज में और बाकी सब चीजों में डिटेल में सारी चीज देखी जाएगी। अभी समझ लो इन चीजों को नॉर्मल एकदम आराम से, ठंडे दिमाग से, देसी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। रेवेन्यू का उल्टा है ये, रेवेन्यू में तो कमाई आती है, यहां से हमारी कमाई जाती है। जैसे मान लो हमने हमारी दुकान में एक आदमी रखा हुआ था, उसको हमने सैलरी दी। सैलरी किसको बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं वेतन,
यानी उसने काम किया पूरे महीने और महीने के लास्ट में उसको पकड़ाया कि भाई ले 10,000 रुपये, तो उसकी 10,000 रुपये सैलरी हो गई, तो 10,000 रुपये का हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे किया, यानी बिजली का बिल जमा कराया, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरीके से जो भी एक्सपेंस हम करते हैं, जैसे हमने और खर्चा किया, जैसे हमारे मान लो हमने रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग कराई अपनी दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई थी, फर्नीचर टूट गया था, रिपेयरिंग कराई, ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से 1000 टाइप के एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं, खर्चे जिनसे पैसे हमारे निकल के हमारे हाथ से जाएंगे उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंडिचर। ये भी एक्सपेंसेस की तरह ही है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब किसी भी बेनिफिट के लिए या फिर किसी सर्विस के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, उनके लिए जो हम खर्चा करेंगे उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में ज़्यादा फर्क है नहीं, एक्सपेंडिचर का ही पार्ट एक्सपेंस है, यानी ये एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, इसी का पार्ट एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किसको बोलते हैं? देखो एक्सपेंडिचर तो हो गया कि भाई किसी के लिए भी खर्चा करें, मशीन खरीद रहे हैं या फिर और कोई सर्विस ले रहे हैं, किसी के लिए भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उस खर्चे का लाभ हमको सिर्फ 1 साल तक ही मिलेगा तो उसको हम बोल देंगे एक्सपेंस। और अगर उसका लाभ 1 साल से ज्यादा तक मिला, जैसे मैंने बताया था ना, स्कॉर्पियो हमने खरीदी, स्कॉर्पियो गाड़ी हमने खरीदी, तो ये गाड़ी हम 10-15 साल चलाने वाले हैं, तो ये भाई 10-15 साल चलाने वाले यानी 1 साल से ज्यादा चलेगी, तो ये एक्सपेंडिचर हमने स्कॉर्पियो पे जो किया ये हमारी असेट बन गई, क्योंकि ये असेट कौन सी बन गई? लॉन्ग टर्म असेट, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल से ऊपर चलने वाली है। लेकिन अगर ये हम एक्सपेंडिचर करते किस पे? ये हम एक्सपेंडिचर करते, मान लो कि इस स्कॉर्पियो में हमने डलवाया क्या? पेट्रोल, या फिर हमने इसमें डलवाया ऑयल, जो इंजन में ऑयल डलता है ना ताकि इंजन आराम से चले, तो ये ऑयल जो है वो हर साल लगभग खराब हो जाता है, हर साल नया डलवाना पड़ता है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा एक्सपेंस, क्योंकि इसका फायदा हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल से कम समय के लिए मिलेगा, 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड सेंस में बोलते हैं और एक्सपेंस एक छोटे सेंस में उसको बोलते हैं। नॉर्मल जब लाइफ में काम करोगे तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कोई ज्यादा फर्क किया नहीं जाता, सिर्फ अकेडमिकली जो बताने के लिए कि भाई इसमें कुछ फर्क है लोग बताते हैं, लेकिन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को जब प्रैक्टिकल काम करते हैं तो ज्यादा इनमें कोई डिफरेंस हम देखते नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। नंबर मैं भूल चुका हूं तो हम देखते हैं प्रॉफिट, डायरेक्ट हम टर्म का नाम लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मैंने बताया कि आप खर्चे करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे उसमें कई खर्चे करोगे पूरी साल में, और उससे कई इनकम भी आपके पास आएगी, ठीक है, यानी कमाई भी करोगे और खर्चे भी करोगे। तो जब हम हमारी कमाई में से लास्ट में खर्चों को निकाल देंगे सारों को, और फिर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, यानी कि लाभ, कि हमने बिजनेस करके कितने नेट पैसे कमाए, खर्चा निकालने के बाद में हमारे पास कितने पैसे बचे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए ही लोग बिजनेस करते हैं। तो लास्ट में जो हमने बताया ना कि अकाउंटिंग, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था अकाउंटिंग का मतलब होता है, फिर लास्ट में हम इंटरप्रिएट करते हैं रिजल्ट को, तो इंटरप्रिएटर जो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन होता है वो यही होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। तो प्रॉफिट की अगली टर्म क्या आएगी? लॉस। लॉस का मतलब क्या होगा कि भाई अगर हमारी देखो कमाई ज्यादा रही खर्चों से, ठीक है, खर्चों से कमाई रही ज्यादा खर्चों से, तो ये तो हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हमारी कमाई कम रही खर्चों से तो ये हो जाएगा लॉस, यानी खर्चे ज्यादा लग गए भैया और कमाई रही कम तो वो हो गया लॉस। तो ये 2 टर्म हो गई, प्रॉफिट और लॉस, ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। और उसके अलावा अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट एकदम सिंपल है, आपने भी देखा होगा कि भाई ऑनलाइन शॉप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कि बहुत डिस्काउंट चल रहा है, इस चीज़ पे डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब यही है कि कोई चीज़ नॉर्मल जिस भी रेट में बेचते हैं हम, नॉर्मल जिस भी रेट में बेचते हैं, जैसे मान लो 100 रुपये कोई चीज़ बेचते हैं, लेकिन किसी ऑफर के अंतर्गत हम बोल रहे हैं कि भाई 10 रुपये का तुमको डिस्काउंट दे दूंगा, 90 रुपये मिल जाएगी, यानी नॉर्मल रेट से कम पैसे थोड़े से करना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो इसमें तो समझने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अगली चीज़ है वाउचर। वाउचर भी बहुत सारे लोगों को पता होगा वाउचर क्या होता है। वाउचर होता है एक स्पेसिफिक, आपको नंबर दे देते हैं या फिर कोई रसीद दे देते हैं, ठीक है, जिसको आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी दुकान है, आप दुकान पे आते हो हर बार, मेरे से सामान लेके जाते हो, तो मैंने बोला चलो आपको मैं एक वाउचर दे देता हूँ ना, ये वाउचर आप अगली बार लेके आओगे ना, तो अगली बार जो भी आप खरीदोगे उस पर आपको 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये वाउचर दिखाओगे 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो वाउचर कुछ भी हो सकता है जिससे हमें कोई छूट मिलती हो या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाउचर तुम दिखाओगे तो अगली बार 1 किलो चीनी आपको मुफ्त दे दी जाएगी, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, वाउचर ऐसी एक चीज़ दे दूं मैं ताकि लोग वापस से अट्रैक्ट होकर मेरी दुकान पे आए, क्योंकि उनको पता है कि इस वाउचर से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कई होता है जैसे वो बच्चों वाले खाने वाले वो आते हैं ना पॉपकॉर्न टाइप के, उनमें भी कई बार निकल के आता है एक छोटी सी एक इतनी सी चिट्टा आएगी, उसमें लिखा होगा कि आपको मिले 10 रुपये, तो आप उसको लेके जाओ दुकानदार के पास में, दुकानदार आपको 10 रुपये देगा, तो वो भी एक वाउचर है। तो वाउचर यही होता है और इससे ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगली क्या चीज़ है? गुड्स में फर्स्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। गुड्स वो है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, वो चीज़ जिसका हम बिजनेस करते हैं और जिसको हम अपने बिजनेस में खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, खरीदते हैं
परचेज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं मैं, जिस चीज़ को हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस में सेल करने के लिए, और जिसका हम बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने मोबाइल शॉप है तो मोबाइल शॉप में मोबाइल मेरे लिए गुड्स हो गए, मेरी आइसक्रीम शॉप है तो आइसक्रीम मेरे लिए गुड्स हो गई, मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए गाड़ियाँ गुड्स हो गई, ठीक है, समझ लो, जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगी, जिसको मैं खरीद के लाता हूँ ताकि मैं उसको बेचूं, जो मेरी शोरूम पे मेरी दुकान पे मैं सजा के रखता हूँ चीज़ बेचने के लिए, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं अगली जो नेक्स्ट टर्म है वो है ड्राविंग्स। ड्राविंग्स, इस वीडियो को 1 2 3 4 बार देख लेना ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए आराम से। ड्राविंग्स मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया था कैपिटल, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैपिटल की बात की थी ना, कि नया बिजनेस चालू करता है कोई भी मालिक होता है बिजनेस का, वो पैसे लगाता है उसमें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल, जब वो पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन अगर वो पैसे निकाल के ले जाए बिजनेस से, निकाले, क्योंकि यार खर्चों के लिए पैसे चाहिएंगे ना, अब उसने लगाए हैं तो वो निकालेगा, अभी कुछ उसको मान लो जरूरत पड़ गई कभी खर्चे की तो निकालेगा, तो जो पैसे वो निकालता है बिजनेस से, निकाले गए पैसे, बिजनेस से, बिजनेस से निकाले गए पैसे, उनको बोलते हैं ड्राविंग्स। तो ये कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसे लगाना, ड्राइंग का मतलब है बिजनेस से पैसे निकालना। अगली चीज है परचेज, अगला जो टर्म है वो है परचेज। मैंने परचेज फर्स्ट वीडियो में समझाई थी कि जो गुड्स होता है, गुड्स की मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी, जो जिसके लिए जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिसको हम खरीदते बेचते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको बोलते हैं गुड्स। गुड्स को जब हम खरीद के लाते हैं हम, तो उसको बोलते हैं परचेज, और फिर जब हमारे से कोई खरीद के ले जाता है यानी हम बेच देते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो परचेज और सेल समझ गए क्या होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं अगले टर्म की, वो है स्टॉक। स्टॉक 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 का मतलब होता है कि कितना गुड्स, गुड्स समझते हो ना आप, गुड्स मैंने समझाया क्या होता है, कितना गुड्स हमारे पास में पड़ा है अभी दुकान पे। जैसे मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है, ठीक है, मोबाइल की दुकान है, मैं 100 मोबाइल खरीद के लाया, 100 मोबाइल में खरीदा, परचेज किए मैंने, ठीक है, परचेज बोलते हैं खरीदने को, ठीक है, गुड्स हम लेके आते तो 100 मोबाइल परचेज हो गए। अभी मैंने 50 उनमें से बेच दिए, 50 मैंने सेल कर दिए, ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने बच गए, 50 बच गए ना, बच गए ना, क्योंकि मैंने बेचे नहीं, अभी मेरी दुकान में पड़े हैं ये, तो ये मेरा हो गया स्टॉक। जो बिका नहीं है लास्ट में, साल के लास्ट में जो बिका नहीं है उसको बोलेंगे स्टॉक। तो ये 50 मेरे पास पड़े रह गए, तो ये 50 मोबाइल का मेरे पास स्टॉक पड़ा है, जिसको मैं आगे फिर बेच दूंगा, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। जो माल अभी तक बिका नहीं है हमारी दुकान में पड़ा है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो टर्म है वो है डेटर। डेटर देखो इसकी स्पेलिंग है ना ऐसे आती है DEBTOR, लेकिन बी साइलेंट रहता है, तो हम इसको डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते, डेप्टर मत बोलना, ओके। तो डेटर क्या होता है, डेटर, मैंने अभी अंकल का आपको उदाहरण दिया था, अंकल का उदाहरण ये दिया था कि अंकल के पास हम गए थे, ये अंकल है, ये हमारे अंकल है, सॉरी अंकल है, अंकल के पास हम थे, ये हम है, हम गए थे, हमने अंकल को बोला अंकल एक थम्सअप दे दो, थम्सअप कैसे बनाते हैं वो, यूं करके थम्सअप दे दो, ठीक है, तो अंकल थम्सअप दे दी, हमने पैसे नहीं दिए अंकल को, पैसे नहीं दिए। अब अंकल ध्यान रखेंगे हमारा कि भाई इसके पास में मुझे पैसे लेने हैं, इसके पास में मुझे पैसे लेने हैं, तो अंकल को हमारे पास में पैसे लेने हैं और हमें अंकल को पैसे देने हैं। तो अंकल को जो हमारे पास पैसे लेने हैं, तो हम जो है अंकल के लिए हो गए डेटर, डेटर। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, नाम है इसका डेटर, DEBTOR, DE का मतलब होता है डेटर, तो DE से एक और चीज होता है देने वाला, यानी जो हमें पैसे देगा, जो हमें पैसे देगा वो हमारा डेटर है, जो हमें पैसे देगा, हमको मिलेंगे पैसे, वो हमें देगा, तो वो होगा डेटर, DE डेटर, DE देगा, ठीक है। तो अंकल को हम पैसे देंगे तो हम अंकल के लिए हो गए डेटर, ठीक है, समझ के बात। दूसरी जो चीज होती है इसी की अपोजिट, वो होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है जो हमसे पैसे लेगा। अब अंकल को हम तो पैसे देंगे, तो इसलिए हम तो अंकल के लिए डेटर हो गए, तो अंकल देखेंगे कि हाँ यार उससे पैसे लेंगे, वो मुझे पैसे देगा, तो देगा मतलब डेटर। और अब हम क्या सोचेंगे कि भाई अंकल हमसे पैसे लेंगे क्योंकि हम उधार में थम्सअप लेके आए, तो अंकल हमारे लिए हो गए क्रेडिटर, यानी हमें अंकल को पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर वो आदमी है, मैं अब सिंपल समझा दूं कि डेटर तो वो आदमी है जो हमें पैसे देगा, और क्रेडिटर वो आदमी है जिसे हमें पैसे देने हैं, जो हमारे मांग रहा है, ठीक है, जो हमारे पैसे मांग रहा है, हमारे पास मांग रहा है, हमको देने पड़ेंगे उसको ले जाके पैसे, क्योंकि हमने उससे कुछ खरीदा था कभी उधार में, तो वो तो हमारा क्रेडिटर हो गया। लेकिन जो हमें पैसे देगा, जो हमें लाके पैसे देगा, वो हमारा डेटर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए क्रेडिटर क्या होता है, ओके। उसके बाद में ये थी भैया इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, खत्म हो गई। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट करके जरूर पूछना, एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो ये याद हो जाएगी, और अपनी किताब से भी इन चीजों को पढ़ लेना। मैंने सिंपलेस्ट वे जितना हो सकता है उतने पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और शेयर करो उन लोगों के साथ में जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं और ज्ञान बटोरना चाहते हैं कॉमर्स में।
एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियोस अब रेगुलरली आती रहेगी इस चैनल पे। और एनसीईआरटी के हिसाब से 11th-12th का सिलेबस कवर करने के बाद हम बीकॉम का, एमकॉम का, सीए, आईपीसीसी और फाइनल तक का सिलेबस भी कवर करेंगे। तो जिस भी क्लास में, जिस भी स्ट्रीम में आप हो, उसका कंटेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। कॉमर्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं इस चैनल को बनाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैव ए गुड डे।